अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ ERMU। हमारा आज का टॉपिक है ESG, नेट ज़ीरो एंड क्लाइमेट रिस्क, स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी एंड competitive सर्वाइवल। हम ज़रा जूम आउट करें और अपने कोर्स को देखें तो वी हैव मूव थ्रू इंक्रीजिंगली लार्जर लेयर्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट। हमने पहले शुरू किया ऑपरेशनल लेवल पे, एनर्जी फ्लोज क्या हैं, एफिशिएंसी देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मैकेनिकल सिस्टम्स देखे, थर्मल सिस्टम्स देखे, वेस्ट कैसे रिड्यूस करना है, तीनों में उस एंगल से चीज़ों को देखा। फिर हम इन्वेस्टमेंट की साइड पे चले गए, प्रोजेक्ट्स यानी एनर्जी प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक्स क्या थी, उसमें स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने फोकस किया। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का और स्टोरेज का LCOE और LCOS का रिश्ता देखा, और उन दोनों की कलेक्टिव, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव भी, फाइनेंशियल एवेल्युएशन देखी। देन वी zoomed आउट टू द ब्रॉडर सिस्टम, जैसे ग्रिड डायनामिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन, माइक्रो ग्रिड्स। अब ओवरऑल हम ये देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता हमें ग्रिड की रिलायंस से हटना है, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि एनर्जी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी competitiveness को, उस रेगुलेशंस को जो हमने फेस करनी है जब हम एक्सपोर्ट करना चाहें, और थोड़े अरसे में हमारे अंदर भी ये इश्यूज आ जाएंगे क्योंकि लेंडर्स हमें पैसे नहीं देंगे, अभी भी वो क्वेश्चंस आते हैं। और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे किसी ने हमारे ऊपर पैसे लगाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़े बड़े फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में है लोकल, लेट्स से कि हबको, हबको कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन, फौजी फर्टिलाइजर्स, इसी तरह निशात ग्रुप, बहुत सारे और भी हैं, लकी ग्रुप। तो ये अब चूंकि ये इंटरनेशनली बहुत एक्सपोज्ड हैं, इनकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ये अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने बहुत से लेवल पे इन्वायरमेंट रिलेटेड सवालों के जवाब देने होते हैं। जैसे हमने एक बार जिक्र किया था 2-3 लेक्चर पहले के, लेवल 3 की जो एमिशंस होती हैं वो आपके सप्लाई चेन की एमिशंस होती हैं। तो इनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, लेवल 3 एमिशंस आपकी कितनी है, यानी आपकी अपनी नहीं बल्कि आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स की। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये हमारे इन्वेस्टर्स हैं लोकल, ये भी हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, यानी मेरी इंडस्ट्री से दूर होना शुरू हो जाएंगे, अगर मैं इन्वायरमेंट फोकस नहीं होऊंगा और डिकार्बनाइजेशन मेरा फोकस नहीं होगा। यानी ओवरऑल लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अब एनर्जी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसी को अगर आप लास्ट सेशन से लिंक करें, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटली ऑप्टिमाइज करती हैं एनर्जी मैनेजमेंट को और अपने डेटा को वेरीफाई करती हैं। तो वो बेसिकली क्यों करती हैं, हमारा आखिरी सेंटेंस प्रोबेबली कुछ ऐसा था कि हम इसलिए करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट की जाए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग हमारी डिफेंसिबल हो, यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कहानियां लिख रहे हों, ताकि इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स हमारी बात पे यकीन करें और हमारे साथ बिजनेस करें। तो इस सारे सेंस में ESG, नेट जीरो और क्लाइमेट रिस्क अब हमारा नेचुरली नेक्स्ट टॉपिक है। तो लास्ट सेशन को थोड़ा मजीद मैं रिव्यू कर लूं ताकि आज की चीज़ें उसके साथ फिट हो जाए। जैसे लास्ट सेशन में हमने डेटा के बारे में बहुत बात की थी कि स्मार्ट मीटर्स कैसे हमें डेटा देते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करके डैशबोर्ड्स पे लेके आते हैं, वहाँ से रिग्रेशन मॉडल्स जो है वो हमें स्पेशली फ्यूचर में अगर कोई प्रिडिक्शन करनी हो तो उसके लिए हमें बेसिस फ्राहम करते हैं, और हम फिर MNV फ्रेमवर्क्स, मुख्तलिफ जो वेरिफिकेशन के फ्रेमवर्क्स हैं, हम इस काबिल होते हैं कि हम उनको मीट कर सकें। तो एक तरह से ये सारे टूल्स जो हैं ये हमें, अगर हम इंटरनली देखें तो कॉस्ट कम करने में मदद करते हैं और ऑपरेशंस को ठीक करने में मदद करते हैं। लेकिन एक्सटर्नली देखें और वो ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि यही डेटा हमें अब इन्वेस्टर के, कस्टमर के, रेगुलेटर के, एक्सपोर्ट मार्केट के सवालों के जवाब देने के काबिल बनाता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर हमसे पूछेगा तुम्हारी एमिशंस कितनी है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, लकी सीमेंट का आपने सप्लायर बनना है या लकी ग्रुप के किसी और बिजनेस का सप्लायर बनना है, तो वो आपसे ये सवाल पूछेगा। इसी तरह कस्टमर जो आपसे चीज़ खरीद रहा है वो, जाहिर है ये अगर आप चैनल बिजनेसेस की बात करें तो ये लकी सीमेंट आपका कस्टमर भी बन जाएगा, जनरली कस्टमर भी होंगे आपके। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी कार्बन इंटेंसिटी कम है। इसी तरह रेगुलेटर्स, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में अ, सारे बैंक्स एक तरह के रेगुलेटर बने हुए हैं, क्योंकि वो अब बैंक अब पैसे देते हैं जब
बिजनेसेस के लिए, तो ये सवाल अब उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह एसईसीपी भी रेगुलेटर है, वो किसी नई फर्म को रजिस्टर करते हुए, स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करते हुए, इस तरह के सवाल पूछती है कि क्या आपका क्लाइमेट डिस्क्लोजर जो है वो क्रेडिबल है कि नहीं, खाली बातें हैं या उसके पीछे कोई डेटा है कि नहीं, या आप जो है जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे क्या उसको कार्बन पेनल्टीज लगेंगी अगर वो हम यूरोप में बेचें अभी, और ज़ाहिर है फ्यूचर में हर जगह। तो विदाउट एक्यूरेट ऑपरेशनल एनर्जी डेटा, जो हमने पिछले को क्लास में डिस्कस किया था, हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। तो इन अदर वर्ड्स, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि उस परफॉर्मेंस को हम स्ट्रेटेजिक लेजिटिमेसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आज जैसे हमने भी जिक्र किया कि बिजनेसेस अब जो हैं, उनमें पुअर एनर्जी मैनेजमेंट आपकी कॉस्ट को बहुत बढ़ा देती है, और वो कॉस्ट खाली कॉस्ट का मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, बल्कि आप किसी को बेच ही नहीं सकेंगे। बेचेंगे तो वहाँ कार्बन पेनल्टीज देनी होंगी, तो आप वाइबल नहीं रहेंगे फाइनेंशियली। और जो आपकी पुअर कार्बन मैनेजमेंट है, यानी आप नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपको हो सकता है कि आपको मार्केट एक्सेस ही खत्म हो जाए आपकी, आप उधर बेच ही ना सके। तो इस प्री टेक्स्ट के साथ आगे चलते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। व्हाई दिस मैटर्स नाउ, जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो, उनके ऊपर प्रेशर है कि वो अपने चैनल पार्टनर का मतलब होता है सप्लाई चेन पार्टनर्स, जिनसे आप चीज़ें खरीदते हैं मुख्तलिफ अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनसे वो क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर डिमांड करें, और डीकार्बनाइजेशन रोड मैप्स एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पे डिमांड करें। यानी अभी हम थोड़ी देर बाद रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हर कोई इस काबिल नहीं है कि वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सके, क्लाइमेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों को समझ पैदा करना, फिर इसी तरह इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हासिल करना जो हमें उसमें मदद करे, हम सब उस काबिल नहीं होते। लेकिन वो जो यूरोपियन स्पेशली, वो ये चाहते हैं कि ठीक है आप इस काबिल नहीं है, लेकिन कम से कम आप हमें एक रोड मैप दे दें, आप हमें बता दें कि आप 5 साल बाद कैसे इस काबिल होंगे, तो आज से क्या स्टेप्स शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रेशर्स आते हैं हमारे ऊपर। इसी तरह आप कस्टमर्स की हमने बात की कि जो B2B बायर्स हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो चाहते हैं कि सप्लायर्स डेमोन्स्ट्रेट करें कि उनकी कार्बन इंटेंसिटी मैट्रिक्स जो है वो डिफेंडेबल हैं, और उनकी सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट है। यानी ऐसा तो नहीं है कि वो 6 चीज़ें जो उनके रॉ मटेरियल में आती हैं, उनमें उनमें 2 का बता दिया लेकिन 4 का बताया नहीं, और जिनका नहीं बताया वो, इट इज़ अ कॉमन नॉलेज कि वो कार्बन पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। इसी तरह रेगुलेटरी कंप्लायंस, जैसे मैंने आपको बताया कि रेगुलेटर्स के लेवल पे, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे, या जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक भी एक तरह से अब रेगुलेटर बन गया है इस सेंस में कि वो आपको कर्जा ही नहीं देगा जब तक आप इन चीज़ों को मीट नहीं करेंगे। और इकोनॉमीज के लेवल पे भी, कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं अब वो आपके साथ बिजनेसेस नहीं करती हैं, और कार्बन रिलेटेड क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जो है वो मैंडेटरी हो गया है वहाँ पे। आपने थोड़े अर्से पहले सुना होगा कि एक खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया का मुहायदा हो गया, और उसको लोग कह रहे थे कि ये डील ऑफ द सेंचुरी है इंडिया के लिए, वगैरह वगैरह। तो उसका फाइन प्रिंट आप पढ़ें तो बेसिकली उसका रीज़न वो क्या दे रहे थे, वो ये दे रहे थे कि इंडिया जो है अब यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के काबिल हो गया है, इसलिए अब इंडिया हमारी टेक्सटाइल्स को कंप्लीटली डिफीट कर देगा, और हम अभी इस काबिल नहीं हैं, इसलिए हम उसको compete नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली उसके पीछे उसके फाइन प्रिंट में ये चीज़ थी। इसी तरह एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, थोड़ी देर में हम यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, और कार्बन प्राइसिंग की, कि कैसे अब एक्सपोर्ट करना प्रॉब्ली 2026 के बाद, इसके एंड के बाद तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके प्रोडक्शन सिस्टम्स या जिनके प्रोडक्ट्स कार्बन इंटेंसिव हैं। तो देखते हैं कि ये सारा मामला, यानी एनर्जी की मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट एनर्जी गोल्स, ये इवॉल्व कैसे हुआ। हम जब भी किसी चीज़ की एवोल्यूशन देखते हैं ना,
कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो उसमें हमें बड़ी फंडामेंटल चीज़ें समझ आती हैं, और फिर हम आगे सब चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जहन में अगर ये 5 स्टेप्स होंगे ना, तो हम आगे हर स्टेप हमें बड़ा इजीली समझ आएगा कि कौन सी इकोनॉमी अब किस स्टेप से किस जगह जा रही है। और जो फर्ज करें 4 पे नहीं पहुंचा, वो 2 पे है या इवन 1 पे है, उसने अगर 5 पे जाना है तो उसको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये डिस्टिंक्ट फेजेस, ये 5 जो हैं, ये हमें नजर आए हैं पिछले 10-15 साल में, बड़ा क्लियरली नजर आए हैं सारे कॉरपोरेट को। और उसमें होता क्या है कि अगला स्टेप कैसे आता है कि पिछले स्टेप की चीज़ें अब नई रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रही होती, तो वो उसके ऊपर बिल्ड करके अपने स्कोप को एक्सपेंड करते हैं, अपने एम्बिशन को एक्सपेंड करते हैं। यानी जैसे हमने अभी बात की कि आपका कार्बन डिकार्बनाइजेशन का रोड मैप क्या है, तो वो एक एवोल्यूशनरी रोड मैप होता है। यानी आप एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को बिल्ड करते हैं, अपना एम्बिशन बढ़ाते जाते हैं। जैसे पेरिस अकॉर्ड का एम्बिशन था कि बाय 2050 हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टेम्परेचर से 1.5 डिग्री ऊपर तक सिर्फ जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने एक स्टेप आगे गए कि उसको करने के लिए बाय 2030 हम 43% अचीव कर चुके होंगे। तो ये एम्बिशन फिर बढ़ता जाता है जब आप उस रास्ते पे आगे चलते हैं। तो इसीलिए फिर जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस प्रोग्रेशन को समझना जो है वो आपको हेल्प करता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, और अपनी करंट पोजीशन को भी कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं। तो जो पहला कह लें कि फेज था, वो कॉस्ट रिडक्शन का था कि बिजली महंगी होती जा रही है, बिजली की कॉस्ट कम करनी है। और उसके लिए क्या करेंगे, शाम को जो महंगी बिजली का टाइम है उसमें बिजली नहीं चलाएंगे, ऑपरेशनली ऑप्टिमाइज करेंगे। यानी अगर हमें एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर बिजली खाने पे पेनल्टी पड़ रही है, तो वो उस वक्त हम उस लेवल पे आके ग्रिड से बिजली लेना शुरू कर देंगे, अपना डीजल चलाना शुरू कर देंगे, वगैरह वगैरह। उसके उसका अगला सिस्टम जो है वो उसका अगला फेज जो है वो सिस्टमैटिक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स की तरफ आया, कि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें और एफिशिएंसी बढ़ाएं। बेसिकली कि फॉर एवरी, बहुत सारी टर्म्स हमने यूज़ की थी, फॉर एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बिजली कम होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद एफिशिएंसी के बाद हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ चले गए। अब आप याद करें ना, आज से 5-10 साल पहले, 2010-12 के आगे पीछे ये टर्म सस्टेनेबिलिटी बहुत चली थी ना। कि आइडिया ये है कि आपका जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है या इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, वो कम से कम होना चाहिए, और ताकि आपका बिजनेस सस्टेन कर सके। अब उस वक्त लगता था सस्टेन करने का मतलब है कि बहुत गर्मी ना बढ़ा बढ़ा दें हम, लेकिन अब क्लियर होता जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब था कि 2025-26 के बाद आप बिजनेस कर ही नहीं सकेंगे, यूरोप वाले आपसे खरीदेंगे ही नहीं, अमेरिका वाले आपसे खरीदेंगे ही नहीं। तो उस सेंस में वो एक सस्टेनेबिलिटी का जो फेज था, वो हम उसको किसी और तरह देख रहे थे, लेकिन जो लोग इसको डिजाइन कर रहे थे दे वर वेरी क्लियर, कि वो आपको कह रहे थे कि ये करो वरना आगे तुम बिजनेस कर ही नहीं सकोगे। और अब आप देखें कि इस साल के शुरू में हमें ये खबर आ गई कि इंडिया और ईयू अब टेक्सटाइल में डील ऑफ द सेंचुरी कर चुके हैं, और हमें वहाँ पे बहुत मार पड़ने वाली है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या था कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आए, जो कि कार्बन रिलीज ना करे, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। इसी तरह आप अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमिटमेंट्स बढ़ाएं, कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कार्बन क्रेडिट्स आते हैं, परमानेंस ऑफ क्रेडिट्स आती है, जिसके हम बात करेंगे। इसके लिए लोगों ने ऐसे काम किए, जैसे जंगल लगाने शुरू कर दिए, जैसे लोकल कम्युनिटीज़ की जैसे ओजेडीसी ने लोकल कम्युनिटीज़ को सोलर प्लांट्स वगैरह लगा के दिए। इस तरह उनके लिए और भी बहुत सारे काम किए। सस्टेनेबिलिटी के बाद जो अगला फेज आया वो डीकार्बनाइजेशन का आया, कि ठीक है, ऊपर आपने कह दिया कि आप चीज़ें ठीक कर रहे हैं, अब जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनमें भी कार्बन जनरेशन कम करें। तो उसके लिए जो आपको सबसे पहला वर्ड नज़र आ रहा है डीकार्बनाइजेशन के आगे, लिखा हुआ है साइंस बेस्ड टारगेट्स। तो ये SBT इनिशिएटिव था एक यूनाइटेड नेशंस का। ये पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन हुआ। पेरिस एग्रीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर्स सिर्फ बढ़ने चाहिए कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर्स। यानी जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, उस वक्त जो दुनिया में टेम्परेचर्स थे 2050 में, उससे सिर्फ 1.5 डिग्री हम ऊपर जाएंगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। और उसको हम कह रहे थे नेट ज़ीरो, यानी नो चेंज इन टेम्परेचर। अब दिमाग में आता है कि 1.5 डिग्री तो चेंज है ना, तो नेट ज़ीरो क्यों कह रहे हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगा दी है, इतना ज़्यादा तेल ज़मीन से निकाल लिया है, तो वो आप 40-50 साल में उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम यहाँ पे प्रॉब्ली 1 सेंचुरी के बराबर हो गया, उससे भी ज़्यादा होगा,
कि आप जीरो पे आए, लेकिन आप उस रास्ते पे चल पड़े, और मैक्सिमम पॉसिबल 1.5 यानी मिनिमम पॉसिबल 1.5 है। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कंप्रिहेंसिव कार्बन अकाउंटिंग अक्रॉस ऑल स्कोप्स। यानी अब आप कार्बन सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आप कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि तीनों स्कोप्स जो हमने पढ़े थे, स्कोप वन आपकी अपनी एमिशंस, स्कोप टू जिस ग्रिड से आप बिजली ले रहे हैं उसकी एमिशंस, और स्कोप थ्री आपकी सप्लाई चेन की एमिशंस। तो ऑल स्कोप्स की आप कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन अकाउंटिंग करके बताएंगे, तब हम आपको बिजनेस देंगे। और अगला स्टेप फिर जो अभी चल रहा है वो रेजिलियंस का स्टेप है, कि टेम्परेचर्स, स्पेशली टेम्परेचर्स, और उसके अलावा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स भी जो क्लाइमेट रिलेटेड हैं, वो आपकी सप्लाई चेन्स को अब डिसरप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह वॉर्स आपने देखा कि अभी क्या हुआ है, कितनी ज़्यादा डिसरप्शन हुई है सप्लाई चेन्स में। तो क्लाइमेट एडॉप्टेशन प्लानिंग, बढ़ती जाएगी गर्मी, तो कैसे हम अडॉप्ट करेंगे। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, एक जगह से नहीं आ सकता तो दूसरी जगह, दूसरी जगह से नहीं आ सकता तो तीसरी जगह, जितना लोकल हो उतना अच्छा। ऑपरेशनल कंटिन्यूटी अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस सिनेरियोज, यानी स्ट्रेस जितनी मर्जी आ जाए क्लाइमेट की, आपके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो रिजिलियंस का ये कॉन्सेप्ट है। तो आप गौर करें तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और चीज़ों को मजीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी मजीद बढ़ती जा रही है। तो विद दिस बैकग्राउंड, एक आपने टर्म सुनी होगी ईएसजी, या इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये एक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट करता है इस उसका एथिकल और कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका कितना इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट में वो देखते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट करने के लिए कार्बन एमिशंस कितनी कम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, पानी का को एज ओनर्स देख रहे हैं कि नहीं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, यानी पानी नालों में, समुद्रों में, दरियाओं में तो नहीं फेंक रहे। इसी तरह हवा में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं फेंक रहे जिससे परिंदों को या बाकी मखलूक को नुकसान पहुंचे। इसी तरह वेस्ट को तो कहीं नहीं फेंक रहे, उसको मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। और सर्कुलर इकोनॉमी, यानी रीयूज कर रहे हैं चीज़ों को कि नहीं। इन्वायरमेंट के अलावा सोशल को देख लें तो ये हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है, अब स्ट्रिक्टली हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बात कि एम्प्लॉयज़ को देखना, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, जो लेबर लॉज हैं उनको एडहेयर करना, लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज करना, ये देखना है कि हमारे चैनल पार्टनरशिप में कोई बच्चों से या मजदूरी तो नहीं करवा रहा, वगैरह वगैरह। इसी तरह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और कस्टमर की डेटा या जनरल प्राइवेसी का ख्याल। और गवर्नेंस में आपकी जो बोर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पिछले 5 6 बल्कि 10 साल ले लें, तो फौजी फाउंडेशन की सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने बोर्ड से अब सर्विंग ऑफिसर्स को, जनरल्स को निकाल दिया। अब वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड्स को सिविलियंस हेड करते हैं, और वो सिविलियंस जो कि एक्सपीरियंस्ड कॉरपोरेट लीडर्स हैं, जो कि इनके बोर्ड्स पे आने से पहले 10 10 15 15 साल मुख्तलिफ बोर्ड्स को हेड कर चुके हैं। इसी तरह करप्शन नहीं होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, एथिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ईएसजी जो है ये एक जनरल सा फ्रेमवर्क है। अब ईएसजी हमारे हमें कैसे रिलेट करता है, यानी ईआरएमयू को कैसे रिलेट करता है, उसके लिए एक हैंडआउट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो उस हैंडआउट को आप ज़रूर पढ़ें। जब हमारा अगले हफ्ते Q&A सेशन होगा तो उसमें मैं आपके साथ ईएसजी इन एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन पे मज़ीद डिस्कशन करूंगा, अगर आपको कोई बात उसमें समझ नहीं आएगी तो। अच्छा जी, जैसा मैंने कहा कि कार्बन अकाउंटिंग जो है वो 3 स्कोप्स पे होती है या 3 लेवल्स पे होती है। और जितना आप इसमें कॉम्प्रहेंसिव होंगे उतना आपकी कार्बन रिपोर्टिंग अच्छी होगी, और उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपको बिजनेस मिलेगा और आपको कार्बन पेनल्टीज कम से कम पड़ेंगी। अब ये 3 स्कोप फ्रेमवर्क है, इसको जीएचजी यानी ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशंस ने बेसिकली इसको स्टैंडाइज किया है। और ये आपको 3 लेवल्स पे, यानी थ्रू आउट योर सप्लाई चेन एनेबल करती है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, मेजर करें और रिपोर्ट करें। डायरेक्ट एमिशंस आपकी अपनी एमिशंस होती हैं, जो आपके अपने कंट्रोल्ड सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बॉयलर्स में कितना कोयला या तेल वगैरह जला रहे हैं, फर्नेस में, गाड़ियों में। इसी तरह आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कौन कौन सी एमिशंस कर रहा है। इसी तरह फ्यूजिटिव एमिशंस, यानी जो नेचुरली नहीं होती लेकिन आपकी मेंटेनेंस ख़राब हो या लीकेजेस हो रही हो, वगैरह वगैरह,
तो कुछ गैसेस लीक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेंट्स जब लीक होते हैं तो वो ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। इसकी एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, स्टील मिल्स, कोक ओवंस एंड सेंटरिंग प्लांट्स। अब कोक जो है वो स्टील स्टील बनाने के लिए एक रॉ कहने कि उसका फ्यूल है। कोक क्या होता है कि कोल को आप एक खास शक्ल में लेके आते हैं, उसको 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा आपको पकाना पड़ता है। और पकाना ऐसे पड़ता है कि वो अ, उस ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में पकाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो ज़ाहिर है वो जल जाएगा, फिर वो कोक नहीं बनेगा बल्कि ऐश बन जाएगा। तो ये जो ओवन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमिशंस करते हैं, टार वगैरह बहुत ज़्यादा हवा में फेंकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इन इन पे स्टील इंडस्ट्री पे स्पेशली उस इस तरह की चीज़ देखते हैं। इसी तरह और भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बड़ी सीरियस एमिशंस का खतरा होता है, डायरेक्ट एमिशंस का। स्कोप 2 में आपकी परचेज एनर्जी, यानी आपके जो ग्रिड से आप बिजली ले रहे हैं या कोई पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो जिससे किया हुआ है वो जनरेशन कैसे कर रहा है, वो बिजली से करता है, सॉरी वो डैम से करता है, वो डीजल से करता है, गैस से करता है, सोलर से करता है, विंड से करता है, न्यूक्लियर से करता है। बेसिकली उसका सोर्स क्या है। और सिर्फ बिजली नहीं बल्कि हीट अगर आप ले रहे हैं तो वो कैसे आ रही है, स्टीम ले रहे हैं तो वो कैसे आ रही है। स्टीम बड़ा कॉमन होता है, ये ठंडे मुल्कों में स्टीम परचेज करते हैं लोग यूटिलिटी से। आपने देखा होगा अमेरिका की वीडियोस आती हैं कि उनके रोड की साइड से नीचे से थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा होता है ना, तो नीचे सारे स्टीम के पाइप्स जा रहे होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे स्टीम डिलीवर करते हैं। इवन लोग घरों की हीटिंग के लिए भी स्टीम परचेज करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं, जैसे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आप जो ग्रिड से ले रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट की हीटिंग कूलिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कूलिंग यूटिलिटीज बेचती हैं। इसी तरह एक्सटर्नल सप्लायर से आपने स्टीम या कुछ खरीदा। एग्जांपल लिखा है कि ऑफिस बिल्डिंग्स पावर्ड बाय यूटिलिटी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी। आपने तो खंबे से बिजली ले ली, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां से आपके पास बिजली आ गई, लेकिन अब वो आपसे पूछेंगे कि ये पीछे बन किस चीज़ से रही थी, तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अभी तमाम जो हमारी डिस्कोज हैं वो आपको बता सकती हैं कि वो हर रोज के बेसिस पे बता सकती हैं कि आज उन्होंने बिजली प्रोड्यूस की उसका कितने परसेंट किस सोर्स से था। और आप अगर मिड टर्म एग्जाम आपका जो था उसका आपको याद हो तो उस वो सारा एग्रीगेट लेवल पे फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश भी होता है। स्कोप 3 आपकी सप्लाई चेन की एमिशंस होती हैं, यानी आपकी अपनी नहीं बल्कि आपके चैनल पार्टनर्स की एमिशंस। ये टिपिकली 70 to 90% तक हो सकती हैं टोटल फुटप्रिंट के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स्ड होती हैं। तो आप अपस्ट्रीम में देखें तो आप चीज़ें खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर आपके एम्प्लॉयज़ आते जाते हैं, यानी इस लेवल तक काउंट होता है कि आप एयरलाइन पे गए हैं तो 3 लोग थे तो कितना आपके हिस्से का कितना धुआं फेंका उस जहाज़ ने इन्वायरमेंट पे। फिर डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करते हुए कैसे मज़ीद इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे एयर कंडीशनर है, आप बेच रहे हैं, तो क्या उससे कोई फ्यूजिटिव एमिशन हो सकती है, यानी कोई गैस लीक हो सकती है कि नहीं। तो अगर जितना ज़्यादा लीकेज का चांस होगा उतना आपको कार्बन पेनल्टीज पड़ेंगी। या आगे लिखा हुआ है एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट, जैसे जो लोग पीसीबीज बना रहे हैं, जो लोग बैटरीज बना रहे हैं, तो ये चीज़ें अब इनको इनकी एंड ऑफ लाइफ क्वेश्चनेबल है कि ये कैसे डिस्पोज होंगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस का खतरा होता है। इसी तरह फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी अगर आप जैसे मैंने बताया लकी सीमेंट के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, हबको के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह, तो आप पैसे कहाँ लगा रहे हैं। कहीं वो ऐसी जगह पे तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि जहाँ जिसमें फॉर एग्जांपल स्टील में तो नहीं कर रहे इन्वेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव सेक्टर है। जो अगर कर रहे हैं तो फिर उनको अ, हो सकता है कि कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़े या कार्बन पेनल्टीज पड़े उसको। अब ये जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आगे जो शायद अभी तक डिस्कस नहीं हुए, जैसे कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन पेनल्टीज, ये आगे आ रहे हैं, तो मैं जस्ट आपको उसके लिए प्राइम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप ओजीडीसी वाले एक्सट्रैक्ट जो करते हैं वो क्रूड होता है, फिर उसको इसके अलावा और भी चीज़ें वो मिनरल्स भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं वो लोग एनर्जी सेक्टर में। और उसको फिर कहीं ना कहीं पहुंचाना है, कहीं पे ये पाइपलाइन से पहुंचाते हैं, कहीं से ये व्हीकल्स के थ्रू पहुंचाते हैं। तो वो एक सप्लाई चेन का पूरा एक नेटवर्क होगा जिसका इनको जवाब देना पड़ेगा।
अगली चीज़ है जी कार्बन इंटेंसिटी मैट्रिक्स, यानी कार्बन इंटेंसिटी इंटेंसिटी को हम नापना कैसे है, इसके बारे में हम आज हम जितनी भी बातें कर रहे हैं इसके बारे में हम अ, सरसरी बात पहले भी कर चुके हैं, आज उन्हीं को डिटेल में कर रहे हैं, कुछ एक दो नई चीज़ें भी हैं। तो आपकी जो कार्बन इंटेंसिटी मैट्रिक्स हैं ये एमिशंस को नॉर्मलाइज करती हैं अगेंस्ट योर बिजनेस एक्टिविटी। और इससे क्या होता है कि फिर आपको किसी और से कंपेयर किया जा सकता है, आप अपनी एक फैसिलिटी को दूसरी से कंपेयर कर सकते हैं, अपनी एक प्रोडक्शन लाइन को दूसरी से कंपेयर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो पहला जो है वो है मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जितना टन या जितना किलो या जितना मन आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, तो हर मन टन किलो वगैरह के लिए कितनी किलो या कितनी टन CO2 आपने एमिट की, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सीमेंट में हम देखते हैं किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन प्रोड्यूस्ड, यानी इसका मतलब है सीमेंट में कम प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए केजीज में देख रहे हैं। स्टील में टन्स में प्रोड्यूस हो रही है, हर टन के लिए कितने टन CO2 निकली। केमिकल्स आपने कितने बैरल रिफाइन किए एक पर्टिकुलर केमिकल के, उसके लिए कितने टन CO2 आपने एमिट की हवा में। तो ये एक मेट्रिक जो है आपके मैस ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। फिर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी वो सेक्टर्स जो कि जिनको हम जनरली सर्विस सेक्टर कहते हैं, या उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हो, यानी मल्टीपल काम भी कर रहे हो, तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन से करते हैं। यानी सबसे पहले को देखें तो अगर फर्ज करें आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो पर मिलियन US डॉलर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आपके जो हैं कितनी कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। वो ज़ाहिर है बिल्डिंग आपकी होगी, उसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम होंगे, मुख्तलिफ और इक्विपमेंट लगी हुई होगी, या बैंक्स होंगे, डेटा सेंटर्स होंगे, वगैरह वगैरह। तो उससे कितनी कार्बन प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो पर मिलियन US डॉलर कितनी किलोग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं उस रिटेल में। फॉर एग्जांपल आप इम्तियाज स्टोर का एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद में आपका चल रहा है, तो जब फर्ज करें रोज उनकी 50 करोड़ की सेल है, तो कितना किलो CO2 वो फैसिलिटी प्रोड्यूस कर रही है। ज़ाहिर है वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि चैनल पार्टनर्स को भी देखेंगे, क्योंकि वो हैवी है चैनल पार्टनर्स पे। इसी तरह आप कंसल्टेंट हैं तो इवन कंसल्टेंट्स को भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो पर मिलियन USD रेवेन्यू पे कितना केजी या टन्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंट्स ज़ाहिर है डेटा सेंटर्स को इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं, फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, वगैरह। और तीसरा है एनर्जी जनरेशन, यानी हर मेगावाट आवर के लिए आप कितना CO2 बना रहे हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी बात की थी एक लेक्चर में, बड़ी डिटेल में हमने एक एक सोर्स ऑफ फ्यूल को देखा था कि वो एनर्जी बनाते हुए कितने टन CO2 एमिट करता है। अच्छा जी, अब ये दो टर्म्स हैं, नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रलिटी। ये जनरली कह लें कि इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें ना कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपके लिए समझने ज़रूरी हैं। बल्कि जो भी इस एनर्जी मैनेजमेंट को फ्यूचर में देखेगा, यानी जो भी कॉर्पोरेट लीडर होगा, किसी भी इंडस्ट्री में लीडर होगा, उसको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये अलग अलग चीज़ें। कार्बन न्यूट्रलिटी कह लें कि थोड़ा सा ना एक कह लें कि पुराना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा हूँ हवा में, तो कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जिससे 100 टन कम भी हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं स्टील मिल लगा ली और साथ एक जंगल भी लगा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कराची में एक बड़ी स्टील मिल है जिसको हम कहते हैं अमरेली स्टील्स। ये अमरेली ग्रुप है एक, जिनकी बेकरीज वगैरह भी हैं और भी बहुत कुछ। तो इन्होंने अपनी स्टील मिल को ऑफसेट करने के लिए हैदराबाद के करीब एक बहुत बड़ा जंगल लगाया हुआ है। और वो कहते हैं कि देखो हम यहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हैं, सॉरी हवा में भेज रहे हैं, तो वहाँ से हमारे दरख्त एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं उसको। तो इस तरह की चीज़ को कार्बन न्यूट्रलिटी कहते थे, हैं भी। और ये कुछ आज से 15-20 साल तक ये बड़ा कॉमन था। अब इसमें ये है कि आप बेसिकली ऑफसेट्स से बैलेंस कर रहे हैं, यानी एक तरफ एमिशन की, दूसरी तरफ ऑफसेट कर लिया। ऑफसेट मतलब कि जंगल लगा लिया या कोई और काम कर लिया जिससे लगे कि आप अब कार्बन को कम कर रहे हैं। नेट जीरो जो है वो बेसिकली इट इज़ अ मोर साइंटिफिक टर्म। ये डीप एमिशन रिडक्शन पे फोकस करती है, सिर्फ ये नहीं कहती कि ऑफसेट करें। ये कहती है कि जितना आप कम कर सकते हैं करें, ऑफसेट की बात उसके बाद करें। और नेट जीरो जो है वो रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट से भी। तो कार्बन न्यूट्रलिटी को मजीद देख लेते हैं, फिर नेट जीरो को भी देख लेते हैं। कि कार्बन न्यूट्रलिटी जो है ये बेसिकली रिलाई करती है कार्बन क्रेडिट्स पे। यानी ये नहीं कहती कि मैंने अपना सिस्टम ठीक कर लिया है या मैं अब डीजल के बजाय सोलर से बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बल्कि ये कहते हैं कि मैं प्रोड्यूस उसी से कर रहा हूँ, लेकिन कार्बन क्रेडिट भी खरीद रहा हूँ। कार्बन क्रेडिट क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं। बेसिकली EU
जो है ना, यू मेक पहले से मौजूद है सिस्टम, 15-20 साल हो गए हैं, इंटरनली वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो पूरी दुनिया पे उन्होंने इस साल से लागू कर दिया। वो ये है कि अगर आपने जहाँ पे भी चीज़ प्रोड्यूस की वहाँ पे आपने कार्बन एमिशंस की, फर्ज करें 10 लाख की कार्बन एमिशंस हुई, पैसों में कन्वर्ट करें आगे ना, तो अभी हम बताएंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पैसे कितने हैं, तकरीबन 100 यूरो के करीब है पर टन। तो उतने हमसे क्रेडिट खरीद लें, हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ये लो, 10,000 की आपने प्रोड्यूस की थी यूरोस की, 10,000 के मुझसे सर्टिफिकेट खरीद लो। तो बेसिकली आपको वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है कार्बन के लिए। इसी तरह ऑफसेट की हमने बात की कि जंगल लगा दिया वगैरह। इट डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी एब्सोल्यूट रिडक्शन की बात नहीं कर रही। ये यहाँ पे आप देखें नेट जीरो में ना, तो यहाँ पे एक PAS 2060 भी लिखा हुआ है, पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स यूके के जो हैं, 2060 एक स्टैंडर्ड है। तो वो जो है आपको बेसिकली कहता है कि एब्सोल्यूट एमिशन रिडक्शन नहीं करना, बस आप जो है न्यूट्रल हो जाएं। इसी तरह यू कैन अचीव बैलेंस विदाउट ऑपरेशनल चेंजेस, खरीदते जाएं कार्बन क्रेडिट्स या जंगल लगाते जाएं, या उस तरह का कोई और काम करते जाएं और हवा में फेंकते भी जाएं CO2। फिर ऑफसेट क्वालिटी वेरीज ड्रामेटिकली, यानी अ, कोई कहता है मैंने जंगल लगा दिया और 2 महीने बाद उस जंगल को काट के उसका फर्नीचर की फैक्ट्री भी लगा लेगा, तो इसका मतलब है उसमें परमानेंस नहीं है, उसने खाली एक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया था। और इट इज़ लेस लेस स्ट्रेंजेंट वेरिफिकेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी आपने उसको डिज़ाइन ही फजी किया हुआ है, तो जाहिर है फिर उसको वेरिफिकेशन भी उसकी वैसी ही होगी। तो इसमें क्या होगा कि आपकी डिकार्बनाइजेशन वो डिले होती जाएगी, चीज़ें चूंकि वही हैं, कार्बन तो प्रोड्यूस हो रहा है, नेट आप जीरो कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि आप कार्बन क्रेडिट खरीद रहे हैं या ऑफसेट्स ले रहे हैं। दूसरी तरफ नेट जीरो को देखें तो नेट जीरो पेरिस अकॉर्ड से अलाइंड है कि आप अपनी चीज़ों से एमिशन ख़त्म करें, और जहाँ नहीं ख़त्म कर सकते, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि हर बंदा, हर ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन से ही नहीं शुरू कर सकती ये चीज़, लेकिन वो अपना रोड मैप रखती है, कहते हैं जितना कर सकते हो करो, बाकी का रोड मैप बताओ, और जो रह गया है उस सिर्फ उसको ऑफसेट करो। तो इसका प्राइमरी फोकस जो है वो एब्सोल्यूट एमिशंस पे है, और अक्रॉस ऑल 3 स्कोप्स, वो ऑफसेट्स पे या कार्बन क्रेडिट्स पे नहीं है। सेकेंडली, ये साइंस बेस्ड टारगेट्स हैं, SBTI जो नीचे लिखा हुआ है आखिरी बुलेट में, ये UN का एक UN सपोर्टेड इनिशिएटिव है, तो ये साइंस बेस्ड टारगेट देते हैं आपको। साइंस बेस्ड का मतलब है कि जैसे हम इस पूरे कोर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि ये काम करें तो इतनी एमिशन होगी, ये बात करें तो इतनी एमिशन होगी, तो आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, तो ये सारी साइंस बेस्ड चीज़ें हैं, क्लियरली पता लग जाएगा जब आप अपना डेटा देंगे। और ये अलाइंड होना चाहिए 1.5 डिग्री C पाथवेज के साथ। 1.5 डिग्री C मैंने आपको बताया कि 2050 तक प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सिर्फ ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर, उससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए आपको अपना एक पाथवे या रोड मैप या प्लान बनाना पड़ेगा, उसके साथ अलाइन करके साइंस बेस्ड टारगेट्स अपने लिए रखें। फिर आगे लिखा हुआ है एलिमिनेट और न्यूट्रलाइज ओनली अनअवॉइडेबल रेजिडुअल एमिशंस, यानी आपने कार्बन क्रेडिट्स या ऑफसेट्स पूरी फैसिलिटी के लिए नहीं करने, सिर्फ उनके लिए करने हैं जो कि अनअवॉइडेबल हों। फिर लिखा है रिक्वायर्स ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन्स, यानी कार्बन क्रेडिट्स को ऑफसेट करना, के थ्रू ऑफसेट करना अब रास्ता नहीं है, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस करनी पड़ेंगी, खुद अपने अंदर भी और अपने पार्टनर्स के अंदर भी। और आखिर में लिखा हुआ इट इज़ वेरीफाइड थ्रू रिगरस थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड्स, यानी नेट जीरो को ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लेम करेंगे, बल्कि ये साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव PS 2060, इसी तरह ये 2050 2080 बहुत सारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। इसका साल से कोई ताल्लुक नहीं है, 2060 या 80 या 30 वगैरह से, इट्स जस्ट अ नंबर, जैसे ISO के नंबर होते हैं। लेकिन PAS जो है एज ऑफ दिस ईयर 2026 25 के आखिर में ये सुपरसीड हो गया है, और अब PAS की सारी रिक्वायरमेंट्स अब शिफ्ट हो गई हैं ISO 14068-1-2003 पे, 2023 पे। और अब ये नेट जीरो जो है, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्रेडिबल क्लाइमेट एक्शन। अब कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं है। अगर आप कार्बन न्यूट्रलिटी फोकस्ड बात करेंगे तो प्रॉब्ली EU के साथ बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो नीचे लिखा हुआ है क्रिटिकल कंसिडरेशन, लीडिंग इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स इंक्रीजिंगली व्यू नेट जीरो एज द ओनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप, यानी अब कार्बन न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि नेट जीरो इज द स्टैंडर्ड। कार्बन न्यूट्रलिटी विदाउट डीप decarbonization may face reputational and regulatory risk। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं
इससे आगे कुछ स्लाइड्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ।